गाइस, रशिया यूक्रेन वॉर को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 535 डेज हो चुके हैं और ये वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स क्लूलेस है कि ये वॉर कब खत्म होगी। रशिया में पुतिन ने अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कंटिन्यू रखते हुए ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि बस अब कुछ ही समय की बात है और वॉर में जीत हमारी। क्या सच है रशिया यूक्रेन वॉर का? क्या ये बहुत जल्द वर्ल्ड वॉर 3 बनने वाली है या फिर हमें किसी देश में बहुत ही जल्दी विक्ट्री परेड देखने को मिलेंगी? आखिरकार कब खत्म होगी रशिया यूक्रेन वॉर? गाइस, रशिया में पुतिन अपना डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा ऑडियंस को दिखाते हुए ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि बस कुछ ही समय की देर है और अब जीत हमारी होगी। बट रियलिटी तो कुछ और ही है। कितने महीनों से रशिया पे यूएन नहीं यूएसए वेल चला तो वही रहे ना। हाँ, तो यूएसए ने रशिया पे कितने सारे ट्रेड एम्बार्गोस और सैंक्शन लगा दिए हैं, जिस वजह से रशिया की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा वीक एंड फ्रजाइल हो गई। स्विस इंटरनल सोर्सेस की माने तो उनका कहना है कि रशिया अक्टूबर की इसी महीने में वॉर से एब्डिकेट कर सकता है, क्योंकि रशिया की मिलिट्री की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। रशिया अपने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक मिसाइल इस वॉर में यूज कर चुका है और ये एजम्पशन लगाया जा रहा है कि इसका स्टोर रशिया के पास अक्टूबर तक खत्म हो जाए और हो सकता है कि वो अक्टूबर में वॉर एंड कर दे। पर ये ही इसका क्लियर आंसर नहीं है और रशिया पे लगाए जा रहे लगातार सैंक्शंस की वजह से चाइना भी उसका खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार अपनी ऑडियंस को मोटिवेट कर रहे हैं और वो उन्हें ये जता रहे हैं कि इस वॉर में आखिर जीत उन्हीं की होगी। एज ही ऑलरेडी सेड दैट वी विल फाइट टिल लास्ट ब्रेथ। और उनके लोगों ने भी उनमें काफी विश्वास रखा हुआ है। उन्हें मीडिया और वर्ल्ड का सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर बात करें आर्म्स एंड एमिनेशन सपोर्ट की, तो उन्हें लगातार नेटो कंट्रीज और सभी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है। Until now, रशियन मिलिट्री ने ईस्ट यूक्रेन पे अपना एक अच्छा होल्ड बना रखा है। दे हैव देयर मिलिट्रीज प्रेजेंट इन ईस्ट यूक्रेन। और अगर हम बात करें ईस्ट यूक्रेन के एरिया की, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द डोनबास रीजन। इस रीजन में ज्यादातर लोग रशियन एथनिसिटी के रहते हैं एंड दे मोर लाइकली टू बी ऑन द रशियन साइड रेदर देन द यूक्रेनियन साइड। दे हैव मोर ऑफ रशियन ब्लड इनटू देम। इस रीजन के लोग खुद को रशियन बोलते हैं एंड दे स्पीक रशियन लैंग्वेजेस, whereas the area and the people living in the area of Ukraine वो खुद को यूक्रेनियन बोलते हैं and they would have a Ukrainian ethnicity in them। इसलिए आए दिन न्यूज में ऐसी बहुत सारी खबरें मिलती हैं जिसमें डोनबास रीजन के लोग ही यूक्रेनियन मिलिट्री को चीट कर रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक द डोनबास रीजन इन यूक्रेन, एक और रीजन है क्रीमिया। क्रीमिया यूक्रेन का एक पेनिनसुला था जिस पर 20 फरवरी 2014 को रशिया ने कब्जा कर लिया था। रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड कर लिया था एंड आज भी क्रीमिया रशिया का ही एक पार्ट है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की चाहते हैं यूक्रेन को तो रशिया की एनेक्सेशन से बचाए, यूक्रेन को तो फ्रीडम दिलाई, साथ में वो अपनी लॉस्ट टेरिटरी क्रीमिया को भी वापस पाना चाहते हैं। जिसपे नेटो कंट्री ने उन्हें सजेशन दिया है दे शुड ओनली फोकस ऑन यूक्रेन टिल नाउ, क्योंकि यूक्रेन को रशिया से आजाद करवाना वाज अ वेरी बिग डील फॉर देम राइट नाउ, जो कि खत्म नहीं हो रही है। ये वॉर बहुत ही ज्यादा लंबी खिंचती जा रही है। साथ में क्रीमिया को भी आजाद करवाना एक बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क होगा और यही चीजें हमें और क्यूरियस कर देती हैं जानने के लिए कि आखिरकार रशिया यूक्रेन वॉर कब खत्म होगी, वो भी ऐसे समय पे जब कीव में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। एंड इसी बात को डिस्कस किया हाइम गोमेन ने CNN पे। हाइम गोमेन एक हिस्टोरियन है जो कि वॉर स्पेशलिस्ट है और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को देखते हैं। उन्होंने ओपनली बताया, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि डोंट एक्सपेक्ट एनी विक्ट्री परेड सून। यानी कि ये एक्सपेक्ट मत करो कि किसी देश में बहुत जल्दी विक्ट्री परेड होगी, यानी कि ये वॉर बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और कोई एक देश विजेता निकलेगा। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट बहुत समय से वॉर को ऑब्जर्व करती आई है। कुछ वॉर बहुत लंबी चलती है और कुछ वॉर तो ऐसी हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द गल्फ कंट्री वॉर। गल्फ रीजन में अरेबियन पेनिनसुला में अभी भी वॉर है। सीरिया, लेबनान, सच टाइप्स ऑफ कंट्री आर स्टिल ऑन फायर। या फिर हम बात करें पैलेस्टीन और गाजा की, इन देशों की हालत बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस है। यहाँ इवन अभी भी वॉर हो रही है। अभी भी आए दिन हमें न्यूज में देखने को मिलता है कि फलस्तीन ने गाजा पट्टी पे बॉम्बार्डमेंट की। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है उन देश के लिए वॉर। और कुछ वॉर तो ऐसी कि जब वो खत्म होती है तो वो पूरे एक कंट्री को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इस हम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर 2 एंड द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी।
The war ended, but it did not ended peacefully. It ended with a bombardment on Hiroshima and Nagasaki. Several people died while asleep, and they even didn't know कि उनके साथ हुआ क्या. तो as per हाइम गोमेन, रशिया यूक्रेन वॉर को तो साल ही कितने हुए. हाइम गोमेन ने बोला कि स्टार्टिंग में तो लोगों को लगा कि रशिया एक बहुत बड़ा देश है, जो कि एक समय पर सुपर पावर भी रह चुका है. वो अगर यूक्रेन को अनेक्स करेगा तो यूक्रेन उसके सामने कहाँ टिक पाएगा. बहुत ही जल्द यूक्रेन हार जाएगा. ज्यादा से ज्यादा हफ्ते या 2 हफ्ते तक वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ की आर्मी टिक पाएगी. लेकिन ही वॉज रॉन्ग इन दिस. वो यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को एक्साइल पे भेज देंगे और वॉर बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और यूक्रेन उनके हाथों में चला जाएगा. बट ही वॉज वेरी रॉन्ग इन दिस. फर्स्ट टाइम रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजी. बहुत स्मार्ट थी यूक्रेन ने. सदर्न यूक्रेन में जो डैम था, नोवाकेरोका डैम, नोवा सिटी में था, उस डैम को तोड़ दिया, क्योंकि उस डैम के थ्रू ही रशियन मिलिट्री जो थी वो यूक्रेन में एंटर कर सकती थी. यूक्रेनियन मिलिट्री ने उस डैम को तोड़वा दिया और इस वजह से बहुत सारे रशियन सोल्जर्स जो थे उसमें डूब गए एंड डाइड. बाद में इसका इल्जाम यूक्रेन ने रशिया पे लगाया दैट ही डेलिबरेटली ब्रोक द डैम, एंड रशिया ने इसका इल्जाम यूक्रेन पे लगाया कि उन्होंने जान के हमारे सोल्जर्स को मारने के लिए ऐसा किया. एंड दिस इज हाउ ग्रेजुअली द वॉर इज बीन स्टार्टेड. लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की हमेशा से अपना ब्रेव फ्रंट रखते हुए आर स्टिल फाइटिंग विद द रशियन मिलिट्री, और इसमें उन्हें बाकी देशों का भी साथ मिल रहा है. यूक्रेनियन मिलिट्री को किसका सपोर्ट मिल रहा है ये हम सबको पता है, हम सबको दिख रहा है. पर रशिया इतना कुछ किस वजह से कर पा रहा है? कौन है जो रशिया को सपोर्ट कर रहा है इसमें? Well, it's ally China. Along with China, there is North Korea, Iran, and Belarus. Belarus is the puppet of Russia. बेलारूस के प्रेसिडेंट और डिक्टेटर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रशिया का पपेट बोला गया है. आपने अक्सर बहुत सारी तस्वीरें इन दोनों के साथ में देखी होंगी, एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग मिलिट्री स्ट्रेटेजीज टुगेदर. पर रशिया को खास हेल्प बेलारूस से नहीं मिल पा रही है बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री. तो रशिया अपना सपोर्ट देखता है चाइना को. रशिया के पास रिसोर्सेज तो है, पर उनके पास उतनी मिलिट्री और रिसोर्सेज अभी के लिए नहीं है. अभी उन्हें जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और इवन ये भी कहा जा रहा है कि जो रशिया की मिलिट्री में जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं वो ट्रेंड नहीं है. उन्होंने प्रिजनर्स को निकाला है जेलों से और उन्हें सीधा आर्मी में भर्ती कर दी. तो इसका मतलब काफ़ी सारे रशियन सोल्जर्स जो है वो स्किल नहीं हो गया. और इज चाइना सपोर्टिंग रशिया? वेल, इसमें शी जिनपिंग का एक बहुत ही बड़ा गेम है. रशिया को अब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत वेपन्स, आर्म्स और एमिनेशन की है चाइना से, तो चाइना उसकी हेल्प नहीं कर रहा है क्योंकि रशिया पे ऑलरेडी सैंक्शंस लग चुके हैं. और रशिया के साथ चाइना खुद को एसोसिएट कर अपने वेस्टर्न कंट्री से रिलेशन नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि फॉरेन कंट्री के बहुत सारी वेस्टर्न फॉरेन कंपनीज ने उसमें इन्वेस्ट किया है. शी जिनपिंग को सैंक्शन का डर है, इसीलिए खुलकर जो है वो रशिया की मदद नहीं कर रहे हैं. इवन जब रशिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वेपन्स की, तब भी चाइना ने उसका सपोर्ट नहीं किया. हालांकि वॉर की इनिशियल स्टेजेस में चाइना ने रशिया की बहुत हेल्प की आर्म्स, एमिनेशन, वेपन सप्लाई करने में. बट एज द टाइम पासेस चाइना अपने वेस्ट से रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने रशिया का खुल के सपोर्ट करना भी बंद कर दिया है. बट येस, एज ऑफ नाउ जेलेंस्की हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन. उनके साथ नेटो कंट्री का साथ है, यूरोपियन यूनियन का साथ है, इसलिए ही इज फाइटिंग. उन्हें किसी भी तरीके के वेपन्स की या आर्म्स एमिनेशन की कमी नहीं हो रही है. जबकि बात करें रशिया के एसेट्स की, तो ऑलमोस्ट $400 बिलियन की एसेट जो है रशिया की वो वेस्ट बैंक में सीज है, क्योंकि उस पर सैंक्शंस ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं. एंड एज पर स्विस इंटरनेशनल बैंक, वॉर की वजह से रशिया का हर दिन $1 बिलियन जो है वो स्पेंड हो रहा है. एंड एज पर कैलकुलेशन रशिया अब तक $2 ट्रिलियन जो है वो वॉर में स्पेंड कर चुका है. पर यू शुड नॉट फॉरगेट कि स्पेंड करने के साथ साथ ही रशिया को बहुत कुछ मिला भी है. जितना एरिया रशिया ने यूक्रेन का कब्जा कर रखा है, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क और क्रीमिया का एरिया, वो टोटल मिलाकर रशिया के पास $12.4 ट्रिलियन की एसेट है यूक्रेन की. एंड रही बात ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट की, तो रशिया से फिलहाल कोई कंट्री ऑयल और गैस एक्सपोर्ट नहीं कर रही है. लेकिन ऐसा अजम्पशन लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में चाइना और इंडिया रशिया से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करेंगे. एज वी ऑलरेडी नो कि इंडिया रशिया से ही ऑयल एंड गैस इंपोर्ट कर रहा है. तो जो लॉस रशिया को वॉर में हो रहा है वो तो कंपनसेट हो जाएगा इससे, प्लस उसको 12.4 ट्रिलियन एसेट जो कि यूक्रेन की फिलहाल रशिया के पास फ्रीज है टेरिटरी का मिलाकर, इससे रशिया थोड़ा फायदे में लग रहा है. लेकिन इस फायदे का एक मॉरल कॉस्ट है जो कि कोई रियलाइज नहीं कर रहा है.
दोनों साइड वॉर चल रही है, हर दिन दोनों साइड कितने सोल्जर्स, कितने इनोसेंट बच्चे, वुमेन एंड कितने लोग मर रहे हैं जिनका इस वॉर से कोई लेना देना भी नहीं है। दे डोंट इवन कि वो हो क्या रहा है उनके साथ। देयर इज नोबडी हु इज थिंकिंग अबाउट देम, अबाउट देयर लाइफ, क्योंकि वो उस जगह पे नहीं है ना। यूएन यानी कि यूएसए, नेटो कंट्रीज लगे हुए हैं यूक्रेन को पंप देने में। यूएन जो खुद को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलता है, जो खुद को बोलता है कि पूरे देश को वो चला रहा है, क्योंकि हर देश में कानून है, इसलिए पूरी दुनिया में भी एक कानून होना चाहिए ना जिसकी सब बात माने। वो कौन है? वो यूएन है। और यूएन की कोई बात ही नहीं मान रहा है, और मानेगा भी क्यों? क्योंकि वॉर को तो कोई रोकना ही नहीं चाहता है। सब वॉर से अपना अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। हर कंट्री, भले ही वो नेटो हो, वो रशिया हो, हर कोई वॉर से अपना फायदा ढूंढ रहा है। दे आर मेकिंग मनी, दे आर मेकिंग प्रॉफिट। नेटो कंटिन्यूसली आर्म्स, एमिनेशन, वेपन यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, पर वो ये नहीं सोच रहा that we should do something। हमें कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे वॉर रुक जाए। कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। वो तो कोई ढूंढ ही नहीं रहा, और क्योंकि कोई वो ढूंढना चाहता ही नहीं है। थिंकर्स का कहना है कि वॉर विल रिमेन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि युद्ध होंगे, तब तक होंगे जब तक युद्ध से लोगों को फायदे मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे क्या फायदे? आखिर दो देशों को लड़वा कर किसको क्या फायदा हो रहा है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं तो मानती हूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर की असली विनर ना कि यूएसए बेस्ड ऑयल एंड गैस कंपनी एक्सॉन मोबिल है। हाउ? रशिया पर सैंक्शन लगे हैं जिस वजह से वो क्रूड ऑयल और कोई भी ऐसी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कर भी रहे तो बहुत हाई रेट में कर रहे हैं, जो कि कोई ले नहीं रहा है। इसी चीज का फायदा उठाया है यूएसए की कंपनी एक्सॉन मोबिल ने। कल को ये नई बात नहीं है, ये यूएसए की आदत है। अगर आपको बात याद हुई ईरान इराक वॉर की, ईरान इराक वॉर में क्या हुआ था? द यूएसए मिलिट्री एंटर्ड इनटू इराक, ये कहते हुए कि उन्हें इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला है, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब। जिस वजह से यूएस मिलिट्री एंटर्ड इनटू इराक, they didn't find any weapon of mass destruction, but what they find is oil, a lot of oil. They annexed Saddam Hussein and gained a lot more of profit. और यही तो वो करते आ रहे हैं, और अब यही वो यूक्रेन के साथ भी कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस की कंपनी एक्सॉन मोबिल में ऑलमोस्ट 80% का हाइक देखा गया है। Suddenly the CEO of Exxon Mobil saw a large increment in his salary. कंपनी ने पिछले साल ही $56 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है, यानी कि $6.3 पर आवर। कैन यू इमेजिन दिस? कैसे वो दोनों साइड वॉर को अबीज कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, और वॉर चले जा रही है, चले जा रही है। एंड इफ वी लुक एट द कैजुअलिटीज, दैट हाउ मेनी पीपल डाइड इन रशिया यूक्रेन वॉर एज ऑफ टिल नाउ, इट वाज 14,400 as per the UN, United Nations General Assembly. What is official data? And that official data does not seems to be more realistic. Unofficial data कहता है कि अकेले रशियन साइड से ही almost 2.5 लाख people had died. सो सोचो यूक्रेन, जो कि जिस देश पर वॉर हो रही है, जिस जमीन पर वॉर हो रही है, उस पर कितने लोग मरे होंगे, कितने सोल्जर्स, कितने इनोसेंट पीपल। नोबडी केयर अबाउट देम, नोबडी थिंक्स अबाउट देम। कितने इनह्यूमन हो गए हैं ह्यूमन ओवर द टाइम। पर थिंकर्स का कहना है कि वॉर विल रिमेन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।